हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजी अभ्यास में। आज हम हिंदी में लेकर के हाजिर हैं संधि। और संधि को वो अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और आप लोग जानते भी हैं कि संधि जो है वो सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, यूपी पुलिस, है ना, इन सब में, उसके साथ पीसीएस लेवल पर भी पूछे जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आज हम लेके हाजिर हैं संधि। तो संधि को देखते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए लोग हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और इसके बाद जो है हम संधि देखते हैं। संधि व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। वर्णों का मेल, यहाँ पे वर्णों का मेल होता है ना। तो उसके बाद जो है जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो एक नया शब्द बनता है, इसे ही संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सदा प्लस एव हो गया है सदैव, है ना। अब उसके बाद परिभाषा भी देख लेते हैं। परिभाषा है ये। इसके बाद दो वर्णों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने पर, यहाँ पे शब्द नहीं मिलेगा, यहाँ पे वर्ण मिलेंगे, है ना। दो वर्णों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। अब आइए देखते हैं। इसके बाद है संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि संधि और समास में अंतर क्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये यूपी टेट, सुपर टेट में कभी कभी पूछा जाता है संधि और समास में अंतर क्या है ना। तो या संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो है इसको देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कम से कम संधि और समास में क्या अंतर है। ठीक। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है, इसमें वर्ण मिलते हैं। दूसरा देखते हैं, समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, जबकि संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। ये विकार यहाँ पे लिखा हुआ है, विकास नहीं है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट है समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद। यानी समास में जब शब्दों को अलग अलग करते हैं उसे विग्रह कहा जाता है, लेकिन संधि में जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या होता है, संधि अभी हमने पढ़ा कि वर्णों के मेल से संधि बनते हैं, तो उसके बाद संधि विच्छेद भी होता है। इसमें संधि के नियमों द्वारा बने किसी शब्द को पुनः उनके मूल शब्दों को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय देखेंगे, विद्यालय लिखा हुआ है, विद्यालय के बाद यहाँ पे विद्या प्लस आलय, यहाँ पे लास्ट में जो आता है वर्ड उसको हम अलग अलग करते हैं। ठीक है। इसके बाद अब है संधि के भेद, है ना। संधि के भेद में सबसे पहले हम जान लेते हैं संधि के भेद। तो संधि के भेद में सबसे पहला है स्वर संधि, है ना, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर मिलता है। डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं आपको, स्वर के साथ स्वर के मिलने पर, यानी स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मिलने पर, वर्णों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन प्लस स्वर अथवा व्यंजन, मैंने शार्ट में सूत्र की तरह लिखा हुआ इसको। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है। यानी इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आगे आता है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ चाहे स्वर मिलते हैं अथवा व्यंजन मिलते हैं, दोनों में से कोई भी मिलता है तो इसको कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। आइए स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में है स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ मैंने जो है जैसे आपको अभी बताया गया स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर संधि में क्या होता है, केवल स्वरों का ही मेल होता है,
केवल आ ई ऊ है ना, यही सब का मेल होगा, बाकी और किसी का मेल इसमें नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो है स्वर संधि हो ही गया है। इसके बाद स्वर संधि के भेद जान लेते हैं। स्वर संधि के भेद आज मैं केवल पार्ट वन केवल स्वर संधि के बारे में ही बताऊंगा। इसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा, तो फिर आप लोगों को फिर दोबारा जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हिंदी में 5 होते हैं, संस्कृत में और भी हो जाते हैं, है ना। संस्कृत में भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा मैं वीडियो, लेकिन फिलहाल अभी हिंदी में ही मैं देख रहा हूँ, अभी हिंदी में ही देखिए। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संस्कृत में देखिए, मैंने यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ अका सवर्णय दीर्घा, क्योंकि अका सवर्णय दीर्घा आके एक प्रत्याहार है। जब आप संस्कृत में जाएंगे तो प्रत्याहार में भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये सभी स्वर वर्ण जो होते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। और इसके बाद गुण संधि आता है। गुण संधि आद गुणा, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि। फिलहाल संस्कृत छोड़ देते हैं, क्योंकि संस्कृत कोई ज़्यादा अभी जब संस्कृत पढ़ाऊंगा तो फिर सब डिफिनेशन इसका अच्छी तरह से मतलब डिफिनेशन दूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा इसके सूत्रों के बारे में। फिलहाल अभी यही इतना देखेंगे। तो सबसे पहला देख लेते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब कि लास्ट में बड़ा हो जाता है। तो देखेंगे जहाँ पर ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ के पश्चात उसी के समान स्वर आए, वहाँ पर अंत में क्रमशः आ ई ऊ हो जाता है, यानी बड़ा बड़ी बड़ाऊ हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे हम एक सूत्र भी लिख सकते हैं, जैसे ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ प्लस उसी के समान स्वर इक्वल टू बड़ा आ बड़ी ई बड़ाऊ, इस तरह सूत्र भी लिख सकते हैं इसमें। और इसके बाद जो है देखते हैं अगला है गुण संधि। तो गुण संधि में देखेंगे कि दीर्घ तो सभी लोग पहचान लेंगे, उसमें बड़ा बड़ी बड़ाऊ की मात्रा होती है ना। बड़ा आ बड़ी बड़ाऊ की मात्रा देख लेंगे, और जहाँ पर भी उसका मतलब शब्द मिले आपको दीर्घ संधि का, तो उसको विच्छेद करके देखिए कि क्या जो है वो मतलब आ के साथ आ का मेल हो रहा। अगर दोनों एक ही समान स्वर मिल रहा है तो हम जान लेंगे कि वो दीर्घ संधि है। आ के साथ आ का मेल, ई के साथ ई का मेल, ऊ के साथ ऊ का मेल, एकदम उसी के समान स्वर मिलना चाहिए, तो समझ लीजिए वो दीर्घ संधि हो जाएगी। आइए देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के पश्चात। ह्रस्व अथवा दीर्घ आ का मतलब, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी छोटा अथवा बड़ा आ, है ना। तो ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के पश्चात जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ री, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ री मतलब छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री है ना, री। तो संस्कृत में डबल री भी होते हैं, इसमें तो नहीं है, आते हैं। तो अंत में क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अर का मतलब ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर हो जाता है। जैसे देखेंगे गढ़ प्लस ईस, गणेश, है ना। तो गढ़ में अड़ा में छोटा आ स्वर लगा हुआ और बड़ी इधर आ गया, तो आ और ई मिलकर ए बन गया, है ना। महा प्लस उत्सव यानी महा बड़ा आ हो गया और छोटा ऊ हो गया, तो महोत्सव हो गया। यानी गुण संधि में हम जान लेते हैं कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर आता है ना। ये सब जान लेंगे। उसके बाद देखेंगे देव प्लस ऋषि हो गया क्या? देवर्षि। देवर्षि तो उसमें अर आ रहा, देवर अर, अर्षि, है ना, देवर्षि, ये हो जाता है। और गुण संधि के कुछ ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। जैसे गुण संधि में इंद्र वाले जो भी शब्द हैं, ए की मात्रा लगे हुए इंद्र वाले जो भी शब्द होते हैं वो सभी गुण संधि में आते हैं, लेकिन ए की मात्रा जिस पे लगी होती है। जैसे वीरेंद्र, सतेंद्र, धर्मेंद्र, नरेंद्र, जितेंद्र, योगेंद्र, है ना। ये सभी जो भी हैं गुण संधि वाले, ये सभी गुण संधि में आते हैं, ए की मात्रा। लेकिन आप नियम के अनुसार होने चाहिए कि आ के साथ ई मिलेगा तभी ए होगा। जब हम विच्छेद करेंगे तो देखेंगे क्या आ के साथ ई मिल रहा है कि नहीं। अगर ई मिल रहा है नियम के अनुसार तो समझ लीजिए वो गुण संधि है। और इंद्र वाले ए की मात्रा लगे हुए लगभग सभी शब्द जो है वो गुण संधि में आते हैं, है ना। और इसके बाद इसमें ओ आता है, और एक विसर्ग संधि में भी ओ आता है ना। जैसे मनः प्लस रथ, मनोरथ, लेकिन ये गुण संधि में नहीं आएगा,
है ना, क्योंकि नियम के अनुसार मतलब ये हो गया कि ई के आ के साथ उ मिलना चाहिए, तब ओ बनेगा, तो वो गुण संधि में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए मनः प्लस रत, जैसे मना है तो वहाँ पे विसर्ग है, तो विसर्ग के साथ और उसके बाद रा मिल रहा है, तो इस तरह जो है वो उसमें विसर्ग संधि में चला जाएगा। तो ये गुण संधि में आ के साथ उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। उसी तरह देवर्षि, देव आ प्लस री हो गया देवर्षि, है ना, तो इस तरह हो जाता है। उसके बाद वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि में जो है, वृद्धि संधि में हरस्व अथवा दीर्घ आ के पश्चात, हरस्व अथवा दीर्घ आ के पश्चात ए, आए, ओ, औ के आने पर आ के साथ ए मिलने पर आए, आ के साथ चाहे ए मिलेगा चाहे आय मिलेगा, दोनों ही परिस्थितियों में आय होगा। यानी वृद्धि मतलब बड़ा, तो बड़ा जो होता वही हो जाता है। और आ के साथ ओ मिलेगा, औ मिलेगा, चाहे जो मिलेगा अंत में औ हो जाएगा। जैसे देखेंगे सदा प्लस एओ सदैव, वन प्लस औषध वनौषधि, है ना, तो ये सभी आय इसमें आते हैं, आय की मात्रा ओ की मात्रा, ठीक है। और उसके बाद तो आई की मात्रा ओ की मात्रा इसमें आ जाते हैं। फिर आपका आया यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है कि जो है सूत्र तो संस्कृत में लिखा हुआ है इसमें इको यड़ची, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे दिया गया है कि हरस्व अथवा दीर्घ ई उ री के पश्चात कोई भी असमान स्वर के होने पर, है ना, कोई भी असमान स्वर जब मिलता है तो ई के साथ असमान स्वर के मिलने पर या, ऊ के साथ असमान स्वर के मिलने पर वा, और री के साथ असमान स्वर के मिलने पर रा हो जाता है ना। इसका एक ट्रिक और भी है पहचानने का, कि ये जो है मतलब कि जो भी इसमें जैसे या वा रा जो भी अंत में आता है, उसके पूर्व वाला वर्ण जो है वो अर्धवर्ण में बदल जाता है। जैसे देखेंगे अत्याचार, तो अति प्लस आचार, ई के साथ आ मिला हुआ है तो या बन गया, और ता जो है ये अर्धवर्ण में बदल गया। मतलब या व रा के पहले वाला जो वर्ण होता है वो किस में बदल जाता, अर्धवर्ण में बदल जाता है ना। तो ये हो गया इसको पहचानने का तरीका। स्वल्प हो गया या स्वागत हो गया, इसको सभी जैसे स्वागत लिखा हुआ है तो सु प्लस आगत, इसको हुआ कैसे, मतलब जहाँ पे या व रा आ रहा है उसके पहले हम मात्रा ऊ का लगा के देंगे, है ना। अगर या आ रहा तो उसके पहले छोटी की मात्रा लगा के देख लेंगे, वा आ रहा तो उसके पहले छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा लगा के देख लेंगे, है ना। तो इस तरह ये हो जाएगा स्वागत, ठीक है। और इसके बाद है लास्ट है इसमें अयादि संधि। अयाद संधि में देखेंगे, अयाद संधि का जो है उसमें इसका सूत्र है एचो अयवायवा संस्कृत में, है ना, यानी एच प्रत्याहार के जो वर्ड होते हैं वो आय आय औ आओ में बदल जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे पहले ए आय ओ औ के पश्चात कोई भी असमान स्वर जब मिलता है तो वो अंत में क्रमशः अय आय औ आओ हो जाता है। मतलब ए के साथ असमान स्वर के मिलने पर अय, और आय के साथ असमान स्वर के मिलने पर आय, ओ के साथ असमान स्वर के मिलने पर औ, और औ के साथ असमान स्वर के मिलने पर आओ हो जाता है। जैसे देखेंगे नयन, तो ने प्लस अन, तो यहाँ पे ने प्लस अन नयन हुआ, तो ना में से छोटा आ निकालेंगे या निकालेंगे तो आय हो गया यहाँ पे। तो नयन नाय आय, तो देखेंगे इसी शब्द में ही अयादि संधि, जैसे अयादि संधि शुरू होती है अयादि, तो अयादि का मतलब होता है इसमें आय पहले ही लिखा हुआ, यानी आय आओ 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 इसमें आता है, हम जान लेंगे इसको, है ना। तो इस तरह जो है बहुत ही इजी है स्वर संधि पहचानने का तरीका, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अरे हम दीर्घ संधि ले लेते हैं, दीर्घ में बड़ा बड़ी बड़ाऊ की मात्रा, गुण संधि ले लेते हैं उसमें ए की मात्रा ओ की मात्रा आर आते हैं, और उसके बाद वृद्धि ले लेते हैं बड़ा, उसमें जो है वृद्धि संधि में क्या होता है कि उसमें जो है आय और औ की मात्रा आती है, वृद्धि हो जाता है। यड़ संधि में या आगे लगा ही हुआ है, यानी या वा राला हो जाता है, या वा रा हो जाता है ना। तो इस तरह जो है या वा रा और उसके पहले एक अर्धवर्ण हो जाता है। तो इस तरह पहचानने का बहुत सरल तरीका। अयादि संधि में क्या होता है, आय आय औ आओ, अयादि में आय पहले ही लिखा हुआ है, आय आय औ आओ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और इसके बाद हम अगला टॉपिक बनाएंगे व्यंजन संधि, है ना। 3 पार्ट बनाऊंगा, पहला पार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है,
और जैसा होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसके बाद अगला बनाएंगे व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि के नियम बहुत ढेर सारे ज़्यादा हैं, इसलिए उसको भी बनाऊंगा। धन्यवाद।